हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासेस। बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसका ये सेकंड पार्ट है। अगर आपने सीरियसली और ध्यान से चैप्टर को समझना है तो आपको फर्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद ही आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगला कॉन्सेप्ट आता है एक नए टैक्स के ऊपर। इसको बेटा बिल्कुल ध्यान से समझना आपने, इसके पेपर में बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। तो बेसिकली स्टार्ट होता है आपका मेन हेडिंग द आउटब्रेक्स ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब रेवोल्यूशन कैसे आनी शुरू हो गई थी, मतलब लोगों को क्या गुस्सा था। बेसिकली हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेट्स की। ठीक है, ये थर्ड स्टेट क्या है आपको तभी समझ आएगी जब आप फर्स्ट पार्ट इसका ध्यान से देखोगे। तो लुई 16 जो राजा था उसने टैक्स इम्पोज करना था, इसीलिए उसने एक मीटिंग बुलाई। ये मीटिंग की डेट एग्ज़ाम में आ जाती है 5 मई 1789। 1789 5 मई को थर्ड स्टेट्स के जर्नल्स और मेन पर्सनैलिटीज़ को बुलाया गया। वो देखते हैं किनको को बुलाया गया। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट पेपर में ये आ जाता है वाई कॉल्ड मीटिंग, की मीटिंग क्यों बुलाई गई। तो सबसे पहले प्लान टू इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है धक्के से लगाना। टैक्स इम्पोज करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी। कैन नॉट इम्पोज विदाउट द मीटिंग, जो टैक्स था वो थर्ड स्टेट के ऊपर लगना था। वो अगर मीटिंग ना बुलाते तो वो आसानी से नहीं लग पाता, तो इसीलिए लुई 16 ने ये नाम की मीटिंग बुलाई थी। तो बेसिकली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आगे ये रह जाता है कि जो मीटिंग थी, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट मीटिंग कब बुलाई गई थी। 1614 को, मतलब 1614 को लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी एक, और दूसरी मीटिंग कब बुलाई गई 1789, कब 5 मई को, मतलब इतने साल बाद। अब बात करते हैं इस मीटिंग में था क्या। इस मीटिंग में किंग ने प्रपोजल रखा न्यू टैक्स के लिए, जिसमें फर्स्ट स्टेट्स के भी कुछ पर्सनैलिटीज़ आई थी और सेकंड स्टेट की भी और थर्ड स्टेट्स की भी। अब पेपर में कॉन्सेप्ट ये आता है कि फर्स्ट स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव आए थे, मतलब कितने लोग आए थे, और दूसरा सेकंड स्टेट से कितने आए थे। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेट से आए थे 300 रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड स्टेट से भी 300, तो कुल मिला के इनके हो गए 600 रिप्रेजेंटेटिव। और थर्ड स्टेट से आए थे, ओनली थर्ड स्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव। कॉन्सेप्ट ये पेपर में आ जाता है। इनमें से कौन कौन से थे रिप्रेजेंटेटिव, तो रिप्रेजेंटेटिव थे रिच पर्सन, एजुकेटेड पर्सन और जिनके पास पैसे थे। वो थर्ड स्टेट वाले सारे यहाँ पर मीटिंग करने आए थे। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं चैप्टर में क्या हुआ। तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो मीटिंग थी ये नया टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट के ऊपर लगाने को बुलाई थी। तो बेसिकली इस मीटिंग में क्या हुआ, इंसल्ट की गई थर्ड स्टेट वालों की। नो इक्वल राइट्स फॉर थर्ड स्टेट, कि जैसे ही कोई पक्ष रखते थे थर्ड स्टेट वाले, कोई भी बात रखते थे, उनकी इंसल्ट की जाती थी। तो इसी चक्कर में उन्होंने क्या किया, दे लेफ्ट द मीटिंग, वो मीटिंग छोड़ के चले गए। एट लास्ट क्या हुआ, ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ये बेस बताने जा रहा हूँ अब। एट लास्ट क्या हुआ, वर्क डन बाय थर्ड स्टेट। कॉन्सेप्ट पेपर में ये आ जाता है कि थर्ड स्टेट ने क्या किया उसके बाद, मीटिंग छोड़ने के बाद, दे डिमांड फॉर इक्वल राइट्स। राजे से उन्होंने लास्ट बार पूछा कि इक्वल राइट्स हमें मिलने चाहिए, कोई एक्टिव सिटीज़न नहीं होना चाहिए, कोई पैसिव सिटीज़न नहीं होना चाहिए। बट किंग ने क्या किया, उनको रिजेक्ट कर दिया। तब उन्होंने एक ग्रुप बनाया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या नाम था उसका, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बनाई। ये नेशनल असेंबली आगे जाके बड़े काम करेगी, आपने ध्यान से इसको याद रखना है, ठीक है। तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया नेशनल असेंबली का। तो बेसिकली उनकी सपोर्ट भी की थी कुछ लोगों ने। किन किन लोगों ने सपोर्ट की थी, ये आपको एग्ज़ाम में बड़ी बार क्वेश्चन आता है। कि सबसे पहले तो नाम है मिराबू, ठीक है। तो बेसिकली बिलोंग करता था फर्स्ट स्टेट से। फर्स्ट स्टेट का एक पर्सन है मिराबू, जिसने क्या किया था, इस थर्ड स्टेट वालों की सपोर्ट की थी। और दूसरा आदमी था जो इम्पोर्टेंट था, अभी से यस, इसके पीछे लिखा होगा, याद रखने का तरीका, लास्ट 3 वर्ड है यस। उसने यस कर दी थी उसकी हेल्प करने को। वो कहाँ से था, थर्ड स्टेट से बिलोंग रखता था। आई होप यहाँ तक आपको स्टोरी
ध्यान से समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जो नेशनल असेंबली था उन्होंने क्या किया, अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। देवर स्टार्टेड मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, संविधान। कॉन्सेप्ट पेपर में ये आ जाता है कि उन्होंने अपना संविधान कहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि टेनिस ग्राउंड, कहाँ पर उन्होंने टेनिस के ग्राउंड में अपना संविधान बनाना शुरू कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी तरह समझ आ गई है। उससे पहले बेटा अगर ये नोट्स किसी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप मेरे नोट्स विद माई लोगो और विदाउट माई लोगो भी डाउनलोड कर सकते हो। एग्ज़ाम टाइम आपको ये नोट्स बड़े हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तो इसमें से सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में। तो बेसिकली आगे बात करते हैं कि नेशनल असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी तो उस समय क्या थी फ्रांस की सिचुएशन। दोबारा से पढ़ देता हूँ। जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, ड्राफ्ट मतलब बना रही थी, तब उस समय फ्रांस की सिचुएशन कैसी थी। तो बेसिकली फ्रांस की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। वहाँ पर पुअर हार्वेस्ट था। पुअर हार्वेस्ट मतलब उनकी जो किसानों की बिजाई थी अच्छी तरह नहीं हुई थी। तो सिटी में वैसे ही क्राइसिस चल रहे थे। क्राइसिस मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे थे। तो सिचुएशन क्या थी, बड़ी ज़्यादा हंगर थी, ठीक है। तो उस समय और भी बुरी बात हो गई थी, जैसे मैंने पीछे बताया, हेल्स और जो ड्रोट आ गया था जिसने फसलों को ख़राब कर दिया था। तो उन्होंने किसानों ने वहाँ पर तोड़फाड़ शुरू कर दी थी। तो जस्ट देखने के लिए राजा ने ऑर्डर किया अपने ट्रूप्स को कि देखो समाज में क्या हो रहा है। तो लोगों ने इसका गलत समझा, उन्होंने तोड़फाड़ शुरू कर दी। किस पे, ब्रस्टाइल पे। जो आपने फर्स्ट जो इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ब्रस्टाइल एक जेल है, बस्टाइल, जहाँ पर उन्होंने तोड़फाड़ शुरू कर दी। अब बेसिकली आगे कॉन्सेप्ट आता है, जो पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स थे। पीजेंट्स मतलब किसान। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, वेट, ये मैंने पिक्चर लगाई है पीजेंट्स की। जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो रिच पर्सन थे। उस समय रिच पर्सन को क्या बोला जाता था, मैनोर, MANOR, जिनको बात करने का मैनर अच्छा था, ऐसे याद रख लो। रिच पर्सन को फ्रेंच लैंग्वेज में बोला जाता है मैनोर। तो मैनर्स की उन्होंने तोड़फाड़, मतलब मैनर्स के साथ उन्होंने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया कि इन्होंने पीजेंट्स ने, ठीक है, और उनके अटैक कर दिया घरों के ऊपर। जो रिच पर्सन्स थे, मैनोर थे, उनके घरों को अटैक कर दिया। उनके रिच पर्सन्स के घरों को क्या बोला जाता था, चैटेयू, CHATEAU। तो बेसिकली ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड है, अपने स्पेलिंग को ऊपर ध्यान देखना, ठीक है। तो सारी की सारी कंट्री मूड ऑफ रिवोल्ट। तो सारी की सारी कंट्री लड़ाई के मूड में थी। किसके मूड में थी, पूरे के पूरे गुस्से हो चुके थे राजे से। तो यहाँ तक आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पता चल गया। तो बेसिकली एट लास्ट क्या हुआ, राजा डर गया, ठीक है। राजा कौन था, लुईस 16। तो लास्ट में क्या हुआ, लुईस 16 ने ये देखते हुए कि समाज में इतनी तोड़फाड़ चल रही है, तो नेशनल असेंबली को उसने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब अब नेशनल असेंबली के पास सारी की सारी पावर आ गई। राजा के पास कोई पावर नहीं रही, क्योंकि राजा डर गया था। उसने सारी पावर नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। अब पावर किसके हाथ में है, नेशनल असेंबली के हाथ में। और जो टैक्स लेते थे टाइल्स, ठीक है, जो मैंने पहले बताया फर्स्ट वीडियो में, वो सारे के सारे पावर किसके हाथ में आ गए, नेशनल असेंबली के हाथ में आ गए, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको वीडियो की अच्छी तरह समझ आ गई है। अब बात करते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो बेसिकली कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये बड़ा कॉन्सेप्ट पेपर में आता होता है कि फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब राजा सिर्फ नाम का ही रह गया था। राजा पावर थी नेशनल असेंबली के हाथ, और नेशनल असेंबली ने क्या बनाया, वो था कॉन्स्टिट्यूशनल। इसलिए फ्रांस को बोला जाता है उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब राजे को भी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो बेसिकली नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार कर लिया था अपना, 1791। ये डेट याद रख लो, 1791 में जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर लिया। और यहाँ पर लिखा है लिमिटेड द पावर ऑफ मोनार्क। अगर कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने तैयार कर लिया तो पावर किसके पास रहेगी थी, नेशनल असेंबली के पास, और राजे की पावर सिर्फ नाम की रहेगी थी। तो यहाँ पर मोनार्क आया है, मोनार्क मतलब राजे महाराजाओं का राज। तो बेसिकली हम, जैसे मैंने आपको बोला था कि लुईस 16 के टाइम सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, तो इन्होंने भी सेपरेशन ऑफ पावर 3 पार्ट्स में किया। किन्होंने,
नेशनल असेंबली ने। तो फर्स्ट है जुडिशरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव और थर्ड वन इज़ लेजिस्लेचर। शुरू करते हैं लेजिस्लेचर से। लेजिस्लेचर होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है। कौन बनाएगी? नेशनल असेंबली। एग्जीक्यूटिव वो होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशन को बताता है लोगों को कि आपका ये रूल लगेगा, किंग। बट पावर किसके हाथ में रहेगी थी? नेशनल असेंबली के पास। उसके बाद जुडिशरी। जुडिशरी में कौन था? जज, जो वोट से सिलेक्ट होता था, जिसको उस समाज में वोट ज़्यादा मिलती थी वही जज बनता था। अब धीरे धीरे हम आगे देखेंगे कि नेशनल असेंबली को पावर तो मिल गई, अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? इसका मिसयूज़। तो उन्होंने समाज को दो ग्रुप्स में आगे और बांट दिया, जो वोट दे सकते थे और जो वोट नहीं दे सकते थे। तो बेसिकली एक्टिव सिटीज़न कौन थे? जो तो वोट दे सकते थे, और पैसिव सिटीज़न उस समय कौन थे? जो वोट नहीं दे सकते थे। तो बेसिकली अब बात करते हैं एक्टिव सिटीज़न की। इसको ध्यान से समझना बेटा, इसके पेपर में बड़े क्वेश्चन आते होते हैं। याद रखना, सभी के सभी ओनली मेंस को ही राइट था वोट देने का, वुमेन को कोई राइट नहीं था, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। तो बेसिकली एक्टिव सिटीज़न वो थे मैन अबाउट 25 ईयर का हो और या उससे बड़ा, बट ओनली हु पेड टैक्स इक्वल दैन एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। ध्यान से समझो, मान लो किसी की सैलरी मंथली है 3000, ठीक है, और उन्होंने क्या बोला है कि पर डे की मतलब 3 दिन सैलरी अगर वो टैक्स के रूप में देता है तभी वो एक्टिव सिटीज़न कहलाएगा। मान लो किसी की सैलरी है 3000 और 1 डे की सैलरी कितनी निकल गई उसकी? तो 100। अगर वो 3 दिन की सैलरी को वो टैक्स के रूप में देगा, मतलब 300, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रही है। एक दिन का बन गया 100 रुपया और 3 दिन का बन गया 300 रुपीज़। अगर वो 300 रुपीज़ टैक्स देता है किसको? नेशनल असेंबली को, तभी वो वोट देगा हर महीने, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? पैसिव सिटीज़न। तो पैसिव सिटीज़न मतलब क्या आ जाएंगे? सारे गरीब और वुमेन्स। आई होप आपको ये एक्टिव और पैसिव का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया। इसकी डेफिनेशन बेटा ध्यान से याद रख लो, पेपर में बड़ी आती है। एक बार एक्टिव सिटीज़न की दोबारा से पढ़ देता हूँ। मैन अबव 25 ईयर बट ओनली पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबर वेजेस। मतलब 3 दिन की अपनी कमाई को अगर दान करते हैं टैक्स के रूप में, तभी वो क्या बन सकते हैं? एक्टिव सिटीज़न। आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट की अच्छी तरह समझ आ गई है। अब बात करते हैं इसके लास्ट वाले कॉन्सेप्ट की तरफ कि हाउ एनी मिनिस्टर बिकम, कि कोई भी मिनिस्टर या जज कौन बनता था जिसको वोट मिलती थी, हमने देखा है। तो बेसिकली एक्टिव सिटीज़न, ओनली एक्टिव सिटीज़न की संख्या कितनी थी उस समय फ्रांस में? 28 मिलियन। उसके बाद उस कुछ लोगों को वोटिंग राइट्स थे, वोटिंग पावर थी, और जिसमें कुछ इलेक्शन लड़ते थे। इलेक्शन लड़ने में कितने आदमी पहुँचते थे? सिर्फ 50,000। दोबारा से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर एक्टिव सिटीज़न 28 मिलियन, वहाँ पर भी आगे उनकी डिवाइडेशन की थी, वोटिंग राइट सभी को नहीं थे, और उसमें भी इलेक्ट्रोल मतलब इलेक्शन लड़ते थे कितने? 50,000 मैन। और नेशनल असेंबली तक कितने पहुँचते थे? 745, और इनमें से मिनिस्टर बनते थे। मतलब जो ज़्यादा पैसे देगा वही मिनिस्टर बनेगा। हम ये देख पा रहे हैं अभी कि जिसके पास पावर आती है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर देता है। जैसे सबसे पहले लुई 16 के पास थी, अब उसने पावर का मिसयूज़ किया, और उसके बाद किसके पास आ गई? नेशनल असेंबली के पास। अब देखते हैं नेशनल असेंबली में, देखो अभी आपने किया है कि नेशनल असेंबली में भी भेदभाव करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं पावर किसके पास आती है, क्या होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट। बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।